हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हिंदी वसंत का अध्याय 2 बचपन। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट तो ज़रूर करें। अगर आपको मेरा चैनल पसंद नहीं आता तो कमेंट कर कर बताइए कि ये आपको क्यों पसंद नहीं आया। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे प्लेलिस्ट का पहला वीडियो ज़रूर देखें, जो मैंने वह चिड़िया जो कि श्री केदारनाथ द्वारा लिखित है उसे बताया है। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। यह कहानी लिखी है एक लेखिका ने, जो इस कहानी का शीर्षक है बचपन। तो चलिए पढ़ते हैं और फिर इसकी हम जो सारांश है वो समझेंगे। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हो, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैंने इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीले, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी। पहले फ्रॉक, फिर निकरबॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते। बचपन में के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर पर बाजू और गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। तो फ्रेंड्स, इसका मीनिंग जो है हमारा वो क्या निकलता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें जो लेखिका है, सबसे पहले तो वो बोलती हैं कि वो हमें अपने बचपन की तरफ लेकर जा रही हैं, हमें अपने बचपन के बारे में बता रही हैं। वो इतनी बड़ी हैं हमसे कि वो हमारी दादी, नानी, हमारी बुआ और हमारी बड़ी मौसी भी हो सकती हैं, क्योंकि परिवार में सभी लोग उनको जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, क्योंकि आजकल वो इन दिनों बड़ा बड़ा महसूस करने लगी हैं। जैसे बच्चों की तरह हट करने जब वो करती हैं तो उन्हें लगता है कि अब वो बड़ी हो गई हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने पिछली शताब्दी में जन्म लिया था। पिछली शताब्दी मतलब पिछले 100 साल, जैसे हमारा 2020 चल रहा है फ्रेंड्स, है ना। तो ये क्या हो गया, 20वीं शताब्दी। और ये 19 मान लीजिए, इनका जन्म 1950 में हुआ है ना। सपोजिंग करें हम, या तो 19वीं शताब्दी है ना, 100 साल पहले तो उनका जन्म 19वीं में होगा, तो जाहिर बात है वो बूढ़ी हो गई हैं। और पहले ये रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जैसे नीले रंग के, जामुनी, ग्रे, काला और चॉकलेटी। लेकिन अब इनका मन कैसा करता है कि ये क्या पहने, सफ़ेद रंग पहने, गहरे नहीं हल्के रंग पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने। क्योंकि इन्होंने पिछले 10 सालों में यानी पिछले दशकों में बहुत से नए नए कपड़े, नई नई पोशाकें पहनी है। पहले फ्रॉक, फिर निकरबॉकर, फिर स्कर्ट, लहंगे और गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते पहनती हैं। इन्हें अपने बचपन में पहनी हुई कुछ फ़्रॉक अभी तक याद है, जैसे हमें भी याद होती है। हमने बचपन में ब्लैक जीन्स पहनी थी, सपोजिंग, है ना। तो वैसे ही इन्हें याद है, जैसे इन्होंने गुलाबी रंग की यानी पिंक कलर की फ़्रॉक पहनी थी। उसके बाद इन्होंने क्या पहना था, चॉकलेटी रंग का
कोटी जिसका प्याजी ग्रे कलर का कोटी प्याजी थी, और दूसरा ग्रे कलर का था जिसकी सफ़ेद रंग की कोटी थी। क्या था? सफ़ेद रंग की कोटी थी। मुझे अपने मोज़े और स्कार्टिंग भी याद है। बचपन में हमें मोज़े खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी काम में लगते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे याद है कि बूट पॉलिश का काम बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से आरामदेह हैं। जैसे ही हमारे लिए नए जूते मिलते, हम उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते तो अपने पास रुई ज़रूर रखती। जूता लगा तो रुई मोज़े के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर की सुबह हमें ऑलिव ऑयल पीना पड़ता या कैस्टर ऑयल। यह पीना बहुत मुश्किल का काम था। शनिचर की सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के निशान पड़े रहते, उन्हें देखने से ही मितली होनी शुरू हो जाती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ जाने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। लेखिका बताती हैं कि उन्हें अपने जो मोज़े थे और स्कार्टिंग, यानी जो मोज़े से ही जैसे होते हैं, वो अभी तक याद हैं। क्योंकि वो बचपन में क्या था कि वो सारे कपड़े अपने नौकर या फिर नौकरानी को दे सकते थे, पर अपने जो मोज़े होते थे वो नहीं दे सकते थे। इसकी उन्हें सख्त मनाही थी। तो सुबह जो संडे की सुबह होती है, संडे की जो सुबह होती है, उस दिन ये यही काम करने लगते थे, यहीं से शुरू करते थे। तो हालांकि जब ये यहीं से शुरू करते थे और उन्हें याद है कि बूट पॉलिश का काम जो है वो बड़ा ही उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है बूट पॉलिश करना। लेकिन हालांकि क्या है, लेकिन आजकल क्या है, नई नई किस्म के शूज़ आ चुके हैं, और वो कहती हैं कि ऐसा कहना तो पड़ेगा कि जो शूज़ हैं वो ज़्यादा आरामदेह हैं। क्योंकि जब हमारे लिए उस समय नए जूते आते थे तो उनके साथ ही जो छाले होते थे उनके इलाज शुरू हो जाते थे। जब भी हम लंबी सैर पर जाती थी तो क्या होता था, अपने साथ रुई ज़रूर लेकर जाती थी। जूते के अंदर रुई रखती, फिर सॉक्स पहनते और फिर लंबी सैर पर जाया करते थे। शनिचर की सुबह, क्योंकि हमारे बचपन और उनके बचपन में बहुत ही फ़र्क था। हर शनिचर को उन्हें ऑलिव ऑयल यानी अरंडी का तेल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह बहुत ही मुश्किल काम था उनके लिए। शनिचर की सुबह से ही उसकी गंध उनके नाकों में आनी शुरू हो जाती थी। वो एक छोटी शीशी जिसके अंदर ऑयल भरा होता था, उस पर धब्बे पड़े हुए थे। देखते ही उसको मितली होनी शुरू हो जाती थी। मितली मीन्स उल्टी उल्टी होनी शुरू हो जाती थी। और जो क्या था कि शनिचर के सुबह, अब वो हमें क्या बताएंगी, और उसके लेकिन तो भी उन्हें पीना पड़ता था। और आज वो सोचती हैं आजकल की, ये जो वो तेल उन्हें पिलाया जाता था वो इतना ख़ास नहीं था। अगर वो ना पीते तो भी कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ जाता, सेहत तो ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी यानी बताएंगी हमें कि हमारा बचपन और उनके बचपन में कितने अंतर हो चुका है। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन में कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समेत समोसा पेटीज़ में बदल गया। उन दिनों कोक गया शहतूत के फल से और खसखस के शरबत
कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड और विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली के बड़े हुए बच्चों को वंगर्स और डेवी को रेस्तारियाँ की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल के ब्राउन ब्रेड लेने की। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते। वहाँ की एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शन काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट खूब मनभावानी। हम हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। जब चॉकलेट लेकर खड़े खड़े मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले ले खाती। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल सोचकर ही मुंह में पानी भर आया। चेस्टनट एक और गज़ब की चीज़ है। अगर आप आग पर भूनकर और फिर छिलके उतारकर मुंह में चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों में से बनाई गई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर में इतनी चौड़ी और चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाते। एक वक्त था जब फिल्म के गाने चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाल बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमते तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने की एक खास की लय रफ्तार थी। छुटपन में हम शिमला रिज पर बहुत मज़े लेते, घोड़ों की सवारी करते। शिमला के हर बच्चों को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता। यानी उस समय क्या था कि ग्रामोफोन था, घरों में ग्रामोफोन था, रेडियो और टेलीविज़न नहीं होता था। और उनके बचपन की जो कुल्फ़ी थी अब वो आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी और समोसा पेटीज़ मिलने लगा है आपका। हाँ, और शहतूत और फल से जो होते थे वो खसखस के जो शरबत होते थे वो कोक और पेप्सी में बदल गए हैं। उस समय क्या होता था कि कोक और पेप्सी नहीं मिलती थी, लेमनेड और विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली के जो विंगर्स के जितने भी बड़े बच्चे थे उन सभी को क्या पेस्ट्री मज़ा देने वाली थी। मज़ा आता था उन्हें पेस्ट्री खाने में। उन भाई बहनों की, यानी जो लेखिका उनके भाई बहनों और वो उनकी ड्यूटी लगती थी कहाँ पर, शिमला के ब्राउन ब्रेड लाने में। शिमला में रहते हैं इससे हमें पता चला, लाते थे वो। हमारे घर से माल ज़्यादा दूर नहीं था। माल से ब्राउन ब्रेड, ये एक जगह है माल, ठीक है, तो वो उतने घर से उनके ज़्यादा दूर नहीं था। और क्या था कि जो छोटी सी चढ़ाई चढ़ते फिर गिरजा मैदान जो था वो पार हो जाता और बस आ गया काउंटर पर वो पहुंच जाते। जो जितने भी भाई बहन थे उन लेखिका के वो चॉकलेट ख़रीदते ही उधर ही खा लेते, लेकिन वो जो थी वो चॉकलेट जाती और एक स्टेट बोर्ड पर रख देती थी और उसके बाद रात में सोते वक्त मज़ा ले लेकर खाती थी। उन लोगों को सप्ताह में एक बार उनको सप्ताह में एक बार चॉकलेट लेने की छूट थी, यानी वो ले सकती थी। और क्या था कि और सबसे ज़्यादा चॉकलेट उन्हीं के पास रहते थे। शिमला की काफ़ल की भी बहुत याद आती है, खट्टे मीठे और गुलाबी, रस भरे और कसमल कैसे एकदम लाल होते थे। और ये सोचकर ही उनके मुंह में पानी भर आया।
चेस्टनट एक नए गज़ब की चीज़ है, एक और अजीब ही चीज़ है ये भी। ये क्या है, इसे भून कर और फिर छिलके उतार कर मुंह में यानी उसे मुंह में डालते ही इतना टेस्टी स्वाद आने लगता है, ये बता रही है लेखिका। चना जोर गरम के साथ अनारदाने का चूर्ण, हाँ, चने जोर गरम की जो पुड़िया होती थी उसके साथ अनारदाने का जो चूर्ण था बहुत ही टेस्टी लगता था। पुराने कागज़ों से बनाई गई ये जो पुड़िया थी ये नीरा हाथ का कमाल था, यानी ऐसे हाथ से बनाए जाते थे, किसी मशीन से नहीं। और उस समय जो ये चना जोर गरम बाबू जो ये है, ये गाना भी फिल्म का ये गाना था, ये बहुत ज़्यादा मशहूर था। चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, और वहाँ के हर स्कूल के बच्चे को ये आता था। कुछ बच्चे जो थे वो मसाला बुकवा कर भी डलवाते थे उसमें, तो वो क्या करते थे, जिससे गिरजा मैदान घूमते घूमते वो पूरा खाते रहते थे, एक कदम और उसके साथ एक दाना, इतना मज़ा आता था, लय रफ्तार होती थी। ठीक है। और शिमला के हर बच्चे को वहाँ पर बहुत मज़ा आता था, वहाँ पर घोड़े की सवारी वो करते थे, और जो घोड़े की सवारी है शिमला के हर जो भी बच्चा था उसको एक न एक दिन उसका चांस मिल जाता था। आगे रीडिंग करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता था कि इसके संगीत में प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैली रही हैं। दूर दूर फलों के पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी की क्या कहना। सैकडल पॉइंट की भीड़ भी उभरता कोलाहल। सर्वर सामडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालक ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उसी पर खड़े छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाली स्टेशन, हम सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी तेज रफ्तार की गाड़ी वही थी। कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलता। दिल्ली में जब भी उसकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते दिखाई देते। भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है, पंख फैलाकर, ये देखा और वह गायब। उसकी स्पीड भी इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जब मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। थोड़े बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते, कहते आँखों में कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिबा का कहा दोहराती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहिबा ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अभी तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा है। मैं अब आपकी से जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़ रात के टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। यानी इसमें क्या है कि घोड़े पर वो जब बैठते थे उसके बाद हंसते थे। उनके ननिहाल यानी जो नाना के यहाँ था, वहाँ के जो घोड़े थे बहुत हष्ट पुष्ट थे, बहुत सुंदर दिखते थे। फिर वो गुब्बारे उड़ाया करते थे। तो जो और सूर्यास्त घंटियाँ चर्च बजती हैं वहाँ पर, उनकी घंटियाँ बज रही होती है बहुत ऊंचे पर्वत पर। फिर ऐसा लगता है वो घंटियाँ जब बजती है कि जो देवता यीशु हैं, यानी
वो अब कुछ बोल रहे हों, उसके बाद सूर्यास्त होता था, सुनहरी हल्की सी धारियाँ निकलती थी। कितना सुंदर जो दृश्य है ये लेखिका बता रही है। उन्हें जो दुकान थी, दुकान एक सैंडल पॉइंट की, उसी के सामने दुकान थी, शोरूम था जिस पर एक ट्रेन रखी हुई थी। वो ट्रेन कैसी थी, उस ट्रेन के लाल कलर की वो ट्रेन थी, ब्लैक कलर के उसके जो पहिए थे वो पटरी पर खड़ी थी, छोटी छोटी डिब्बों वाली वो ट्रेन थी, लाल टीन की छत वाली स्टेशन था उसका, है ना। ये सब उसके बारे में बताया। उसके बाद उस समय क्या था कि यही तेज़ रफ्तार वाली ट्रेन थी। कभी हवाई जहाज़ देखने को मिलता था तो दिल्ली के जितने भी बच्चे थे, क्योंकि आजकल भी क्या होता है, हवाई जहाज़ देखने को मिलता है तो सारे बच्चे ऊपर देखने लगते हैं। उन्हें लगता था कि ये क्या है, चिड़िया उड़ रही है और 2 मिनट में ये चिड़िया उड़कर चली गई, क्योंकि उसका रफ्तार बहुत तेज़ था। छोटे बच्चे थे यही समझते थे। उसी के बगल एक दुकान था जहाँ उनका पहला चश्मा बना। वो उस दुकान को कभी नहीं भूल पाए। उस डॉक्टर का, वो जो वहाँ का जो डॉक्टर था वो कौन था, एक अंग्रेज था। उस अंग्रेज ने, अंग्रेजी के जो थे उन्होंने तो उसे कह दिया था कि तुम्हारा चश्मा जल्दी ही उतर जाएगा, पर वो कभी उतरा नहीं। और क्या था कि जो भी लोग उसे देखते पूछते कि आँख में तकलीफ़ है, दूध पिया करो, ऐसी उम्र में ऐनक लगना यानी चश्मा लगना ठीक नहीं है। तो वो भी क्या कहती कि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी ही चश्मा उतर जाएगा, लेकिन उतरा तो है नहीं। बस क्या है कि टाइम, उसका जो नंबर है वो चेंज होते रहा है। अब वो किसको दोष दे, जब दिन की रोशनी छोड़कर वो टेबल लैम्प के नीचे बैठकर पढ़ेंगी तो आँख तो उनकी ख़राब होगी ही ना। और जब उन्हें पहली बार चश्मा लगा तो उनके चचेरे भाई ने उन्हें छेड़ा, यानी उन्हें चिढ़ाया। और क्या कहा उनके चचेरे भाई ने, कहा कि देखो कैसी दिख रही है, कैसी लग रही है ये। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खिंच गई कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर यह शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारती फिर पहनती फिर उतारती देखती रहती। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैं अपने छोटे भाई को टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतारा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता। याद आया गया कि वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, उन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाने पसंद करती थी। मैं कई रंग की जमा कर ली, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल चुभती हुई हिमाचली टोपियाँ। यानी अब क्या है कि जो उन्हें क्या चिढ़ाते थे कि चश्मा इसलिए लगाया, ये उनकी फ़ोटो दी हुई है जिससे उसे दूर की दिखे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनकी जो शक्ल है वो लंगूर की बनी है। ये उसे चिढ़ाते तो वो खींच गई, यानी चिढ़ गई और गुस्सा होकर उनके चाय पीने के बाद वो चले गए। जब तो वो कमरे में गई, उन्होंने शीशे के सामने देखा, बार बार चश्मा उतारती पहनती और याद करती कि सूरत बनी लंगूर की। फिर बोलती नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो है ही नहीं मेरा। फिर बोलती हाँ हाँ शायद ऐसा ही है, ऐसा वो सोचती। वो बोलती कि शायद उन्होंने गलत ही नहीं कहा। और तभी उन्होंने क्या किया, अपने छोटे भाई की जो टोपी थी कश्मीरी वो उठा कर लगा ली, बहुत अजीब दिखने लगी। लेकिन अब उन्हें चश्मा बिल्कुल घुल मिल गया है उनके चेहरे में, देखिए जैसे है ना, घुल मिल गया है तो उन्हें सब सेम ही लगता है। फ्रेम काला टोपी और फ्रेम लंगूर, अब सूरत कुछ नहीं उनको लगता, ठीक है। और क्या है कि अब उन्हें हिमाचली टोपियाँ पहनना बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो लेखिका हैं इनका नाम है कृष्णा सोबती। किसने लिखा ये, कृष्णा सोबती। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता तो प्लीज़ बताएं कि क्यों आपको अच्छा नहीं लगा है। इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूँगी। लेकिन क्वेश्चन आंसर से पहले, आप क्वेश्चन आंसर मांगते हैं मुझे पता है, मैंने सोचा कि मैं आपको पहले सारे चैप्टर पढ़ा दूँ, फिर आपको क्वेश्चन आंसर क्लियर कर दूँ। फिर मुझे कमेंट्स आए हैं कि क्वेश्चन आंसर ना हो, तो फिर मैं कल
या फिर आज ही कोशिश करूँगी कि मैं आपको पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और दूसरे चैप्टर के प्रोवाइड करा दूँ, जिससे हम आगे बढ़े तो हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मेरी वीडियो को आप देखते रहिए। थर्ड वीडियो मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगी, क्योंकि आज मैं क्वेश्चन आंसर कर दूँगी तो कल मैं थर्ड वीडियो में क्वेश्चन आंसर कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।